हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसा आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी हमने जो पिछला वीडियो माफ़ीनामे का बनाया था उस पर आप सभी का बहुत ज़्यादा प्यार मिला, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनपीएस वर्सेस पीपीएफ, क्योंकि ये दोनों स्कीम ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई है और ये दोनों स्कीम्स के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सिमिलर भी हैं और डिफरेंस भी है। आपने अगर एनपीएस वर्सेस पीपीएफ के पहले वीडियो देखे हैं या आप जानते हैं, तब भी आप ये वीडियो देखें। इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नई बातें आपको जानने को मिलेगी एनपीएस एंड पीपीएफ की। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, मैं हूं सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे एनपीएस के बारे में बनाए गए एकमात्र चैनल मेक लाइफ जी इन हिंदी। आप इस वीडियो के लास्ट में या बीच में एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आप ज़रूर आंसर दें कमेंट के अंदर। जो भी लोग आंसर उस क्वेश्चन का सही से बेहतरीन आंसर देंगे, उनसे मैं लगभग हर रोज़ 3 लोगों से बात करूंगा कॉल पे, और उनके जो भी सुझाव होंगे, जो भी उनकी राय होगी एनपीएस के बारे में, वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। उसके अंदर उनका नाम लेके उनकी राय, उनका सुझाव और उनके जो भी अनुभव होंगे वो बताऊंगा मैं। तो आप कमेंट ज़रूर करें और वो क्वेश्चन ज़रूर सुने और वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आप अच्छा जवाब दे पाएँ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एनपीएस वर्सेस पीपीएफ के बारे में, एलिजिबिलिटी की। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी में थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि एनपीएस है वो एक एनआरआई भी अप्लाई कर सकता है। इंडियन सिटीजन के साथ साथ एनआरआई है वो भी एनपीएस अप्लाई कर सकता है, लेकिन पीपीएफ यहाँ पे सिर्फ भारतीय ही अप्लाई कर सकते हैं। जो इंडियन सिटीजन है वो ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा पैच है पीपीएफ के अंदर, जो मैं आगे आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि एनपीएस आप 18 वर्ष के हो जाते हैं, 18 ईयर्स के होने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पीपीएफ माइनर भी अप्लाई कर सकता है। 5 साल के 10 साल के बच्चे के लिए भी आप पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो डिफरेंस की बात है वो कर लेते हैं रिटर्न्स की। अब यहाँ पे कई सारे लोगों की शिकायत रहती है कि एनपीएस मार्केट लिंक एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर मार्केट के उतार चढ़ाव का फ़र्क पड़ता है। मैं भी ये बात मानता हूँ कि मार्केट के उतार चढ़ाव का एनपीएस के अंदर फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपको पीपीएफ के बारे में भी बता दूँ, पीपीएफ के अभी तक के जो भी रिटर्न्स रहे हैं, अगर उनको देखा जाए तो वो 6% से लेकर 12% तक, हाईएस्ट 12% तक के भी रिटर्न्स मिले हैं पीपीएफ के अंदर। लेकिन पीपीएफ के ऊपर भी जीडीपी का, अर्थव्यवस्था का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अभी जैसे इस क्वार्टर या पिछले क्वार्टर में जैसे 7.1% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, 7.2% के, ये बहुत ही ज़्यादा कम है। ले यहाँ पे पीपीएफ के अंदर 8% के रिटर्न लगभग एवरेजली सबको मिले हैं, लेकिन अभी जो रिटर्न्स है वो बहुत कम है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का फ़र्क पड़ रहा है। तो आप ये बात अपने दिमाग से ज़रूर निकाल दें कि सिर्फ एनपीएस पे ही मार्केट के उतार चढ़ाव का फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे पीपीएफ पे भी ये प्रभाव ज़रूर देखने को मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे 4 नंबर बात कर लेते हैं, कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन पे आपका कंट्रोल। ये बात आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीपीएफ एंड एनपीएस दोनों के अंदर ही ईयरली मिनिमम कंट्रीब्यूशन 500 रुपये होता है और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पीपीएफ के अंदर 1,50,000 का कर सकते हैं आप। लेकिन एनपीएस के अंदर आप चाहे जितना 10 लाख 20 लाख भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पेच है, वो है टैक्स सेविंग का, तो वो भी आगे वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा कि पीपीएफ एंड एनपीएस के ऊपर टैक्स सेविंग की क्या क्या छूट है, किस प्रकार से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, वो आता है कि आपका कंट्रोल कैसे रहता है फंड मैनेजर्स के ऊपर। तो पीपीएफ के अंदर जो भी पैसा आपने कंट्रीब्यूट कर दिया, उस पैसे पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट क्वार्टरली उसके जो रिटर्न्स है, इंटरेस्ट है, उसको रिवाइज करती रहती है। कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, लेकिन आप उस पैसे को मैनेज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बात आ जाती है एनपीएस के अंदर। तो एनपीएस के अंदर आप अपने कंट्रीब्यूशन को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट फंड मैनेजर्स चूज कर सकते हैं और स्कीम भी चूज कर सकते हैं कि आपको अगर ज़्यादा रिटर्न्स बनाने हैं, आप उसमें थोड़ा बहुत नॉलेज है आपको मार्केट का, तो आपके हाथ में ये बात है कि आप अपने कंट्रीब्यूशन को मैनेज करके रिटर्न्स को इंक्रीज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप डिफरेंस ला सकते हैं। लेकिन ऐसा पीपीएफ के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टैक्स सेविंग की। तो
पीपीएफ के अंदर 1,50,000 की आपको टैक्स सेविंग मिलती है और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन भी इतना ही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एनपीएस के अंदर आप टैक्स सेविंग है वो 2 लाख तक की कर सकते हैं। 2 लाख रुपए तक की रिबेट आप है वो टैक्स सेविंग के अंदर ले सकते हैं और इसके अंदर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आप कितना भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि आप अगर किसी भी कोर्ट में आपके ऊपर केस चलता है, किसी भी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड आप कर देते हैं या किसी भी तरीके का जो लोन है वो आपके ऊपर हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि पीपीएफ एंड एनपीएस के अंदर पीपीएफ एक ऐसा इंडिया में ओनली वन इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आपका पैसा कोई आपसे छीन नहीं सकता। आपके पैसे को जब्त करने की पीपीएफ में आपने जो भी कंट्रीब्यूशन कर लिया, अगर आपका वो पैसा आपने चाहे कहीं से भी लिया है, चाहे किसी भी तरीके से वो पैसा आया है, उसको आपने कंट्रीब्यूट पीपीएफ में कर दिया, उसके बाद उसके ऊपर सिर्फ आपका अधिकार है। अगर आपका दिवालिया भी घोषित हो जाता है तब भी कोर्ट उस पैसे को जब्त करने की जो ऑर्डर है वो नहीं दे सकती है। लेकिन यहाँ पे एनपीएस या कोई भी अन्य सेविंग स्कीम या इक्विटी स्कीम, इसके अंदर आपके पैसे को जब्त किया जा सकता है किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड के अंदर। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे पीपीएफ का अकाउंट है वो एनआरआईज को खोलने की परमिशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विजय माल्या जैसे केस हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लॉक इन पीरियड का। तो पीपीएफ के अंदर आपको 15 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है और इसके बाद आप अगर एक्सटेंड करना चाहें तो 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं जब तक आप चाहें। और एनपीएस के अंदर आपको लॉक इन पीरियड अगर मिलता है वो है 60 साल का। जब तक आपकी एज 60 साल ना हो जाती तब तक आप मैच्योर नहीं हो सकता, आपका पैसा मैच्योर नहीं होगा, आपका अकाउंट मैच्योर नहीं होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं प्री मैच्योर एग्जिट की। तो पीपीएफ के अंदर अगर आपके अकाउंट में कंटिन्यू कंट्रीब्यूशन 6 साल तक हो जाता है तो उसके बाद आप 50% पैसा किसी भी इमरजेंसी फिक्स सिचुएशंस होती है, मेडिकल कंडीशंस होती है, उसके अंदर आप 50% पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। और एनपीएस के अंदर आपके अकाउंट को अगर 3 साल हो जाते हैं, इसके बाद आप अपने कंट्रीब्यूशन का 25% है वो विड्रॉल कर सकते हैं किसी खास कंडीशंस में, मेडिकल कंडीशंस के अंदर। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पीपीएफ और एनपीएस को एक्सटेंड करने की। तो एनपीएस आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो आप अपनी एज के 70 साल तक, अगर आपकी एज 70 साल तक होती है तब तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं और इसके अंदर आप कंट्रीब्यूट भी रह सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कंट्रीब्यूट ना करूं, मुझे सिर्फ रिटर्न्स मिलते रहे मेरे इन्वेस्टमेंट पे, तो ये भी संभव है एनपीएस के अंदर। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात मैं रिटर्न्स की करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि एनपीएस एंड पीपीएफ के अंदर जो रिटर्न्स मिलते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आप सिर्फ 50,000 रुपये मान लीजिए, अगर आप 50,000 रुपये ईयरली कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपका मंथली कंट्रीब्यूशन है वो बन जाता है लगभग 4,166 रुपये। तो 4,166 रुपये हम मंथली कंट्रीब्यूट करते हैं पीपीएफ के अंदर और एनपीएस के अंदर। तो इसमें कितना डिफरेंस आ सकता है रिटर्न्स के अंदर, तो देख लेते हैं। अब यहाँ पे इसमें सिर्फ ईयरली का सिस्टम होता है, पीपीएफ के अंदर तो हम 50,000 रुपये अमाउंट डाल देते हैं और लगभग मैं मान लेता हूँ कि आज एक 25 साल का व्यक्ति है वो आज से स्टार्ट करता है 60 साल तक। तो यहाँ पे हम एक्सटेंड कर रहे हैं, जो अपना पीपीएफ है उसको भी 60 साल तक का ही रिटर्न कैलकुलेट करेंगे और एनपीएस में भी 60 साल तक के ही रिटर्न कैलकुलेट किए जाएंगे। तो लगभग आपको 35 साल के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो रखना पड़ेगा। तो 35 साल तक अगर आपको 7.1% की रेट से आपको मिलता है, तो अब आप जैसा देख पा रहे हैं आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो बन जाता है लगभग 17,50,000 रुपये और आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो बन जाता है 75,65,000 रुपये। आपको 60 साल की एज होते ही आपको 75,65,000 रुपये मिलेंगे। अब यहाँ पे यही आप देख लेते हैं एनपीएस के अंदर। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे 25 ईयर एज डाल दिया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मंथली कंट्रीब्यूशन है वो 4,166 डाल दिया और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का जो ईयर है, टाइम है, वो टाइम पीरियड आ गया 35 साल। और आप खुद जानते हैं कि एनपीएस के अंदर लगभग 10 से 12% के रिटर्न्स मिल जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 11% रिटर्न मान लेते हैं अगर कोई ज़्यादा ही
कंट्रीब्यूट करता है इक्विटी के अंदर तो उसको लगभग 11% के रिटर्न मिल जाते हैं लगभग। तो यहाँ पे अगर 11% के रिटर्न एनपीएस के अंदर देखा जाए तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 17,50,000 के करीब ही बनता है, लेकिन आपका टोटल कॉर्पस लगभग 2,07,19,000 रुपये बनता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है एनपीएस एंड पीपीएफ के अंदर। और यहाँ पे अगर आपको पेंशन भी अगर आप 60% कॉर्पस 60% जो बनता है आपका 1,24,00,000 रुपये वो आप विड्रॉल कर लेते हैं, उसके बाद पेंशन भी लेते हैं तो आपको 41,000 की लगभग मंथली पेंशन मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं खुद की पीपीएफ और एनपीएस में कितना डिफरेंस है। और यहाँ पे एक इक्विटी लिंक प्रोडक्ट होने की वजह से एनपीएस के अंदर रिटर्न्स बेहतर मिल जाते हैं। इसी बात को कंटिन्यू करते हैं वे हम देखते हैं एनपीएस वीएस पीपीएफ के रिटर्न्स। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपने अगर पीपीएफ अकाउंट अपना ओपन किया है उसके अंदर आपने देखा होगा अगर आप 15 साल तक कंटिन्यू जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं उसके बाद उसी अमाउंट को अगर आप 5-5 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो आपने जितना पैसा 15 साल तक कंट्रीब्यूट कर लिया है इंटरेस्ट सहित जितना पैसा आपका बना है वो पैसा आपका हर 5 साल में ऐड होता जाता है, क्योंकि आपको उतने रिटर्न्स मिलने जितने रिटर्न्स आपको जितना पैसा आपने 15 साल में बनाया उतना पैसा आप 15 साल के बाद हर 5 साल में बना सकते हैं पीपीएफ के अंदर। अब यहाँ पे एनपीएस के रिटर्न्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे 1 या 2% अगर मार्केट 15 साल आपका अकाउंट पुराना हो जाता है उसके बाद अगर 1 या 2% भी मार्केट बढ़ता है तो आपका पैसा लगभग डबल की तरफ चला जाता है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पीपीएफ एंड एनपीएस के अंदर चार्जेज की, फंड मैनेजर चार्ज या एनुअल चार्ज जो भी होते हैं एएमसी चार्जेज उनकी। तो यहाँ पे पीपीएफ में आपको किसी भी तरीके का चार्ज नहीं देना पड़ता है, लेकिन एनपीएस के अंदर आपको 0.01% का जो एएमसी चार्ज है वो फंड मैनेजर्स का चार्ज है वो देना पड़ता है। हालांकि ये जो एनपीएस में 0.01% का चार्ज है ये बहुत ही ज़्यादा कम है। एक इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के अंदर इतना कम चार्ज होना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी से जो भी लिंक प्रोडक्ट है उनके अंदर बहुत ज़्यादा चार्जेज होते हैं, एएमसी चार्जेज होते हैं, एक्सपेंस रेशियो होते हैं, ये सब कुछ मिला के तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे एनपीएस के अंदर बहुत ही कम है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम सिक्योरिटी। यहाँ पे पीपीएफ के अंदर फुल सिक्योर एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप समझ सकते हैं, लेकिन एनपीएस के अंदर भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी रहती है। यह भी एक सिक्योर प्रोडक्ट है। जो भी इक्विटी लिंक प्रोडक्ट है उनमें सबसे ज़्यादा सिक्योर अगर माना जाता है, सबसे ज़्यादा सेफ इंस्ट्रूमेंट माना जाता है वो एनपीएस ही है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम मैच्योरिटी के अंदर पैसा निकालने की। तो यहाँ पे पीपीएफ के अंदर आप अपना फुल पैसा 15 साल के बाद निकाल सकते हैं, और एनपीएस के अंदर आपकी एज 60 साल हो जाती है। उसके बाद आपको 60% लमसम अमाउंट मिलता है और 40% की आपको एन्युटी खरीदनी पड़ती है, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि एनपीएस एक पेंशन स्कीम है तो आपको 40% की पेंशन लेनी अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अकाउंट ओपनिंग की। तो आप पीपीएफ अकाउंट है वो पोस्ट ऑफिस किसी भी बैंक वगैरह से आप ओपन करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एनपीएस अकाउंट आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे कहा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप बैंक से ओपन कर सकते हैं, लेकिन जब आप बैंक जाते हैं तो बैंक वाले यही बोलेंगे कि हमें इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं है और हम ये ऐसा कोई भी अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। तो आप अच्छा होगा कि आप ई-एनपीएस पे जाके ऑनलाइन अपना अकाउंट खोलें और अपनी पीओपी ई-एनपीएस बनाएं, ताकि चार्जेज में आपके कमी आए। ओवरऑल देखा जाए तो आपको एनपीएस अकाउंट ज़रूर ओपन करना चाहिए। एनपीएस अकाउंट है वो पीपीएफ से ज़्यादा बेहतर है रिटर्न्स के अंदर, और आपको ऑप्शनल के लिए आपको एक पीपीएफ अकाउंट भी ओपन करना चाहिए जहाँ पे मार्केट हाई की कंडीशन के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकें पीपीएफ के अंदर। और हमारा आज का क्वेश्चन ये है कि अगर हम एक रिटायरमेंट के नज़रिए से देखें, पेंशन के नज़रिए से देखें, तो यहाँ पे एनपीएस कितना सही है, इस बात का आप जवाब दे सकते हैं 10 से 15 वर्ड में। आप चाहें तो इसमें 20 से 30 वर्ड भी लिख सकते हैं। मैं आपका कमेंट रीड करूँगा, कमेंट में रिप्लाई भी दूंगा, और जो भी बेस्ट आंसर होगा जिनका, उनको मैं कॉल करूँगा खुद, और उनकी बातों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे भी, उनके अनुभव भी लेंगे, उनका नाम और एड्रेस वगैरह भी वीडियो के अंदर बताया जाएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।